हेलो दोस्तों, आप सभी को पीजी एजुकेशन में स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं जो 9th क्लास का एनसीईआरटी हिस्ट्री है, जिसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसका शेड्यूल कैसा है देखते हैं। पहले तो इतिहास को कैसे हम लोग को पढ़ना है, तो खंड नंबर फर्स्ट में देखना है ये घटना और प्रक्रिया। घटना और प्रक्रिया जो है, पहला हो गया इसका टॉपिक का फ्रांसीसी की क्रांति, और दूसरा हो गया यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, और तीसरा हो गया नात्सीवाद और हिटलर का उदय। ये सब देखना। और दूसरा खंड सेकेंड में देखना है जीविका और अर्थव्यवस्था में एवं समाज। जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज को देखना है। तो इसमें देखेंगे फोर्थ नंबर वन समाज एवं उपनिवेशवाद, और 5 में देखना है आधुनिक विश्व में चारवाहों आभार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो पहला क्या देखना है, तो फ्रांस की क्रांति देखना है। चलिए देखते हैं। फ्रांस की क्रांति देखते हैं। फ्रांस की क्रांति में दिया हुआ है कि 14 जुलाई 1789 के सुबह सुबह पेरिस के नगर में आतंक का माहौल था। क्या बोल रहा है, 14 जुलाई 1789 के सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट जो थे राजा ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। सम्राट जो था सिर्फ सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था, और अफवाह ये फैला दिया गया था कि सेना को सम्राट ने नागरिक पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है, जिसके लिए लगभग 7000 मर्द और औरतों टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गया। ऐसे तो हथियार तो मिल नहीं सकता था, जिसके लिए आदमी जबरन सरकारी भवनों में प्रवेश किया, जिससे उसे हथियार मिल सके। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। वास्तिल के किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिले। और संभवतः था कि हथियार पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में वास्तिल का कमांडर मारा गया था और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। जो वास्तिल पर ये लोग हमला किए। वास्तिल पर हमला क्यों किए थे? क्योंकि गोला बारूद के लिए। और जब वहाँ हमला करने के बाद वहाँ के हथियार पर कब्जा कर लिए और सशस्त्र लड़ाई में वास्तिल का कमांडर जो था वो मारा गया था। वास्तिल के कमांडर जो था वास्तिल का देखरेख कर रहा था, और कैदी वहाँ जो भी थे 7 कैदी थे। कितना थे? केवल 7 कैदी जो थे, जिसको छुड़ा लिया गया। साम्राज्य की निरंकुश शक्ति का प्रतीक होने के कारण वास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसीलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिया गया जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। नेक्स्ट।
और इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्र में कई और संघर्ष हुए, क्योंकि आप जब किसी सरकारी भवन पे हमला कीजिएगा और वहाँ के सामान को लूट लीजिएगा तो सरकार तो ऑटोमेटिक है, गुस्सा होएगा ही, जिस कारण से पेरिस तथा देहाती क्षेत्र में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति मतलब परिणाम होता है, परिणति जिसकी परिणाम जो फ्रांस के सम्राट को फांसी देने जाने में हुए। हालांकि उस समय अधिकांश लोग को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसे क्यों और कैसे हुआ, चलिए आगे देखते हैं। ये रहा बास्तिल का किला, जहाँ पे कैदी को छुड़ाया गया था और हमला किया गया था। ये लोग देखिए हमला करने वाले हैं। बास्तिल को ध्वस्त के बाद चित्रकारियों ने इस घटना को याद में कई चित्र बनाए थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस के समाज जो देखते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस का समाज कैसा था। सन 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का लुईस 16वां फ्रांस के गद्दी पर आसीन हुए थे। 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का लुईस 16वां जो थे राजगद्दी पर आसीन हुए। इस समय उसकी उम्र केवल 20 साल था। जिस समय लुईस 16वां राजगद्दी पर आसीन हुए थे उस समय उसका उम्र 20 साल का था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। राजरोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। जब कोई लड़ाई होता है तो वहाँ पे तो मतलब इनकम, पैसा और आर्थिक स्थिति सभी लड़खड़ा जाते हैं। इसीलिए फ्रांस को जिस समय युद्ध के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने के फिजूल खर्चे का बोझ अलग से था। राज्य का जो था राज दरबार में शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्चे भी हुआ करता था, जिसके लिए और भी मतलब अर्थव्यवस्था दयनीय हो चुका था। और लुईस 16वें को शासनकाल में फ्रांस में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। लुईस 16वां के शासनकाल में फ्रांस में अमेरिका के 13 उपनिवेश को साझा शत्रु के ब्रिटेन में आजाद कराने का सहायता दिए थे, जो ब्रिटेन जो था अमेरिका पर कब्जा किए हुए था। और लुईस 16वां शासनकाल में ये फ्रांस अमेरिका में 13 उपनिवेश को ब्रिटेन से स्वतंत्र करवाया था। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे जो था फ्रांस का मुद्रा था। लिवरे मतलब फ्रांस का मुद्रा, तो फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक कर्ज और जुड़ गया। यानी कि पहले से कर्ज में था ही और 10 अरब और जुड़ गया। जबकि इस पर पहले से 2 अरब था, लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार का कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे, कर्ज को चुकाने पर मजबूर थे और अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार
सरकारी कार्यालयों में विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गए, पर यह कदम भी बाध्यकारी हो गई। यह कदम भी नाकाफी था और 18वीं सदी में फ्रांस समाज 3 स्टेट में बट गया था और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही या जनसाधारण ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी साम्राज्य मध्यकालीन सामंत व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1889 से पहले के फ्रांसीसी साम्राज्य एवं संस्थाओं के लिए होता था। क्या बोल रहा है? 18वीं सदी में फ्रांस के समाज में 3 स्टेट में बट गया था, केवल तीसरा स्टेट ही मतलब कर अदा करता था। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूर्वी आबादी में लगभग 90% किसान थे। पूर्वी आबादी में, पेरिस की पूर्वी आबादी में, फ्रांस की पूर्वी आबादी में 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम दो स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोग को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे या जन्म वंशानुगत प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था कि राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। किसको हासिल था? तो कुलीन वर्ग को विशेष सामंती विशेषाधिकार हासिल था। वह किसानों में सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी की घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाओं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का हिस्सा यानी टाइथ जो था धार्मिक कर एक था जो चर्च द्वारा लिया जाता था। टाइथ जो था धार्मिक कर था। टाइथ कैसा कर था? तो धार्मिक कर था। किसके द्वारा लिया जाता था? चर्च के द्वारा। किससे लिया जाता था? तो तृतीय स्टेट में कौन कौन से आते हैं? किसान। तृतीय स्टेट यहाँ देख लीजिए कौन कौन आते हैं। समाज जो था 3 स्टेट में बटा था। तो पहला स्टेट जो था प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन कौन आता था? पादरी में कौन? चर्च के लोग। और द्वितीय जो आ गया कुलीन वर्ग और तृतीय हो गया बड़े व्यवसायिक, व्यापारिक, अदालती कर्मचारी, वकील और किसान और कारीगर। छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर, ये सभी जो आते थे तीसरे में आते थे। और कुलीन और पादरी जो थे, पादरी प्रथम स्टेट और कुलीन द्वितीय स्टेट। तो चर्च जो था प्रथम स्टेट था जो किसान से करों का एक हिस्सा लेता था। कर का हिस्सा क्या नाम था? टाइथ जो था धार्मिक कर था के रूप में वसूला था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल जो प्रत्यक्ष कर था, तो टाइल कौन लेता था? तो सरकार लेता था। ये जो था चर्च टाइथ लेता था, धार्मिक कर था। और सरकार जो था टाइल जो प्रत्यक्ष कर था। और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। प्रत्यक्ष कर नामक एक और तंबाकू जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो था नमक पे
और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तु पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। तो नए शब्द जो देख लेते हैं, नए शब्द कौन कौन है? लिब्रे। लिब्रे जो था फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। लिब्रे क्या था? फ्रांस की मुद्रा था जो 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। स्टेट, क्रांति पूर्व फ्रांस समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियती को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। पादरी जो था चर्च के विशेष कार्यों को करने वाला व्यक्ति था। पादरी कौन था? चर्च के विशेष कार्यों को करने वाला व्यक्ति था। तो पादरी किस में आता था? प्रथम स्टेट में। पादरी किस में आता था? प्रथम स्टेट में। चर्च के द्वारा किसान से कैसा कर्ज वसूला जाता था? चर्च के द्वारा किसान से कैसा कर्ज वसूला जाता था? तो टाइथ कर वसूला जाता था, जो धार्मिक कर था। टाइथ क्या था? चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से जो था बराबर था। टाइल जो था सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। टाइल जो था राज्य को अदा करने वाला था और टाइथ जो था यह चर्च को अदा करने वाला धार्मिक कर था। यहाँ देख लीजिए, ये किसान है जो कर दे रहा है। बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है और मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है। वह उसको एक नजर भी देखता तक नहीं है। यह हो गया कुलीन वर्ग के थे। कुलीन वर्ग के व्यक्ति मकड़ा कहलाता था। कुलीन वर्ग के व्यक्ति जो था मकड़ा, और किसान का मक्खी कहते थे। कुलीन को क्या कहते थे? मकड़ा, और किसान को मक्खी कहते हैं। तो कुलीन वर्ग किस में आता था? द्वितीय स्टेट में आता था। कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में, आइए तृतीय स्टेट में आता था। तृतीय स्टेट से ही कर वसूला जाता था, ना कि द्वितीय स्टेट। द्वितीय स्टेट कर लेता था। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गया था। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोग के मुख्य खाद्य पावरोटी थी, क्योंकि महंगाई बढ़ने के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण मुख्य खाद्यान्न जो था पावरोटी की कीमत में तेजी वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखाने में मजदूर करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। कामगार का जो मजदूरी था मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई के दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई और स्थिति तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। नए शब्द देखते हैं। जीविका संकट जो था ऐसे चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़े, उसे कहते हैं जीविका संकट। जीविका संकट किसे कहते हैं? जीविका संकट के मतलब क्या होता है? ऐसे चरम स्थिति जब जीविका रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, उसे जीविका
संकट कहते हैं। आनम, आनम जिसका नाम मालूम नहीं। उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। 18वीं सदी के एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोगों उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मान विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास वंशानुगत या जन्म दर विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक एवं जॉक रूसो। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना किसने दिया था? जॉन लॉक एवं जॉक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजे ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। स्वतंत्रता, समानता, नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना किसने किया था? तो जॉन लॉक एवं जॉक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत किया था। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? टू ट्रीटाइजे ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी एवं निरंकुश अधिकारों को सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रावधान रखा। मोंटेस्क्यू ने द सेपरेट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर मोंटेस्क्यू की रचना कौन था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक मोंटेस्क्यू की रचना क्या था? द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसका रचना है? मोंटेस्क्यू का है। नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका
कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन की बात कही है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन को खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल का सरकार बनी थी। जब अमेरिका में आजादी हुई थी तो यही मतलब मोंटेस्क्यू का जो था बनाया हुआ विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका की सत्ता जो था वही अमेरिका में चालू किया गया था। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इस विचारों पर काफी हाउसों व सैलोन की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुई। दार्शनिकों ने इस विचारों का काफी हाउसों व सैलोन की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तक एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तक एवं अखबार के लोग के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उसे समझ सके। इसी समय लुईस सोल्मा द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। इसमें जो है दार्शनिकों के इन विचारों का काफी हाउसों और सैलोनों की गोष्ठी में गर्मागर्म बहस हुआ करता था और पुस्तक एवं अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना और प्रसार करवाना और पुस्तक जो अखबार जो पढ़ा जाता था जोर से पढ़ा जाता था ताकि मूर्ख जो पढ़ा लिखा नहीं हो वो भी अच्छा से समझ सके और सुन सके। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीतिक में सक्रिय होने वाले जॉर्दन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद समय की याद करते हुए सन 1793 ईस्वी में अपने एक मित्र को लिखा कि मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरे होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरे पर कोई संरक्षण था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। उस समय जो था जॉब कौन कर सकता था तो कुलीन वर्ग दूसरा स्टेट नहीं तो चर्च ये दो ही मतलब जॉब कर सकते थे। कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था क्योंकि मेरी जेब में एक भी सू मतलब फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। इस व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था लेकिन हमारी प्रतिभा को इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। सेकेंड पॉइंट देखना, आर्थर यंग नामक एक अंग्रेजी ने सन 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्पी था। सेवा टहल में लोगों अपने गुलामों खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती जिसमें उसे मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर
बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की कड़ा सुनते हुए मौज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं होना चाहिए, या दुख नहीं होना चाहिए, या उस पे रोना नहीं चाहिए। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। कल यहीं से कार्रवाई किया जाएगा। इस टॉपिक अगला टॉपिक यहीं से कार्रवाई किया जाएगा। थैंक यू।